गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि हमारा 4th चैप्टर शुरू है, ठीक है, उसमें हमने काफी टॉपिक हमारे कंप्लीट कर लिए। लास्ट हमने अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े थे, जिसमें हमने बहुत सारे कारक पढ़े। सबसे फर्स्ट हमने सांद्रता पढ़ा। तो सांद्रता में क्या इफेक्ट था कि अभिक्रिया का वेग जो है वो सांद्रता के क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी समानुपाती था। जैसे जैसे हमारी सांद्रता बढ़ेगी अभिक्रिया का वेग भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। उसके बाद कौन सा इफेक्ट था, उसके बाद तापमान का था। तो तापमान का क्या था कि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है कि किसी भी अभिक्रिया में जब हम उत्प्रेरक को डालते हैं तो वो उस अभिक्रिया में क्या कर देते हैं, अभिक्रिया में जो सक्रियण ऊर्जा होती है, ये वाला ग्राफ बनाया था हमने, ठीक है, इसके अंदर वो क्या कर देता है, ये वाली जो ऊर्जा है ये सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। तो उत्प्रेरक का काम क्या होता है कि वो सक्रियण ऊर्जा को क्या कर देता है, कम। तो सक्रियण ऊर्जा जैसे ही कम हो जाएगी तो वैसे वैसे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। यानी कि उत्प्रेरक डालने के बाद भी अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसके बाद सतही क्षेत्रफल की भी बात की थी। सतही क्षेत्रफल में क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग सतह का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, यानी जितना ज्यादा सतह का क्षेत्रफल बढ़ेगा उतना हमारा अभिक्रिया का वेग बढ़ता जाएगा। तो एक बड़े सरफेस की तुलना में उसको छोटे छोटे टुकड़ों में अगर हम बांट देते हैं तो सतही क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिसके कारण अभिक्रिया का वेग मतलब ज्यादा होता है। तो एक आप क्रिस्टल को एक बड़े फॉर्म में लेने की बजाय अगर उसी क्रिस्टल को या उसी मतलब पदार्थ को हम पाउडर फॉर्म में लेते हैं तो वो रिएक्शन क्या होती है, फास्ट रिएक्शन होगी। उसके बाद उनकी वो थी प्रकृति थी, क्रियाकारकों की और उत्पादों की प्रकृति थी। तो क्रियाकारक उत्पाद की प्रकृति में भी हमने देखा कि अगर गैसीय प्रकृति के होंगे तो रिएक्शन फास्ट होगी, क्योंकि गैस में जो उनके बॉन्ड है बीच में वो क्या होते हैं, लूज होते हैं, इसलिए रिएक्शन फास्ट कर लेते हैं। दूसरी चीज कि होमोजीनियस मिक्सचर होगा, यानी कि समांगी जब होगा, सभी के सभी एक ही स्टेट में होंगे, तब भी रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। तो हमने कल इन सब के बारे में डिस्कस कर लिया था, सारे हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग सब खत्म हो गए। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट जो शुरू होता है टॉपिक वो होता है समाकलित वेग समीकरण। जो हमने कोटि पढ़ी थी, कोटि के बारे में हमने पढ़ा था, उन शून्य कोटि प्रथम कोटि, आपके सिलेबस में अभी ये दो ही हैं, शून्य कोटि की और प्रथम कोटि की। तो दोनों कोटियों की हम समाकलित वेग समीकरण निकालेंगे। उनसे क्या न्यूमेरिकल, क्योंकि यहाँ से आपका न्यूमेरिकल पार्ट शुरू होता है इस टॉपिक से, या तो ये डेरिवेशन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है या फिर इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछा जाता है। न्यूमेरिकल इसी पोर्शन से आता है, तो इसे न्यूमेरिकल के बेस पे भी समझना, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक समाकलित वेग समीकरण। देखो समाकलित वेग समीकरण में क्या करते हैं हम लोग, समाकलित वेग समीकरण में वेग का संबंध निकालते हैं। वेग समीकरण में वेग का संबंध निकालते हैं सांद्रता के साथ में, ठीक है। इसके अंदर वेग स्थिरांक का और सांद्रता का दोनों का आपसी संबंध होता है, ठीक है। इसके अंदर देखो, अब सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, शून्य कोटि। सबसे पहले शून्य कोटि। शून्य कोटि कब आती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जब n बराबर हमारा क्या होता है, 0। हमने एक किया था ना सूत्र, वेग स्थिरांक के लिए इकाई निकालने के लिए सूत्र निकाला था। उसमें जब हमने n बराबर 0 रखा था उस टाइम पे हमारे कौन सी अभिक्रिया निकली थी, शून्य कोटि की अभिक्रिया निकली थी। तो n बराबर जब हम 0 पुटअप करते हैं तो कौन सी कोटि की अभिक्रिया हो जाती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। अब देखो अभिक्रिया की कोटि की डेफिनेशन हम लोग क्या पढ़ते हैं, अभिक्रिया की कोटि की डेफिनेशन हम लोग क्या पढ़ते हैं कि अभिक्रिया में वो क्रियाकारक की जिनकी क्रियाकारकों की सांद्रता परिवर्तित हो रही है उनके घातांकों का योग ही क्या होती है, अभिक्रिया की कोटि। देखो मैंने आपको लिखवाया भी था कि जो रेट है, मान लो मैं रेट को 8 से प्रदर्शित कर रही हूँ, रेट थी वो ऐसे लिखा था हमने A, B और ये मान लो C, इनकी पावर X, Y और Z, यही लिखा था। 2-3 वीडियो में पहले यही पढ़ा था कि जो रेट होती है वो एक इनकी कंसंट्रेशन की पावर की क्या होती है, समानुपाती। अब इन पावर का एडिशन यानी x प्लस वाई प्लस जेड, इनका योग जो होगा, घातांकों का योग, वही क्या कहलाती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर कौन सी कोटि की पढ़ रहे हैं, शून्य कोटि की। इसका मतलब यहाँ पर जो अभिक्रिया का वेग होगा वो क्रियाकारकों की सांद्रता के
शून्य घात के क्या होगा, समानुपाती। क्या होगा, देखो हम लोग क्या पढ़ते हैं कोटि की डेफिनेशन कि जो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, क्रियाकारकों की सांद्रता के घातांकों का योग, वही होती है अभिक्रिया की कोटि। n बराबर क्या होगी, ये क्रियाकारक है, इनकी सांद्रताएं हैं, इनकी सांद्रताओं के घातांकों का योग ही अभिक्रिया की कोटि है। अब यहाँ पर हम लोग कौन सी कोटि पढ़ रहे हैं, शून्य कोटि, यानी कि यहाँ पर इन घातांकों का योग क्या आएगा, 0, तभी तो ये शून्य कोटि की बनेगी ना। तो इन घातांकों का योग शून्य कब आएगा, जब क्या होगा, हमारे इन क्रियाकारकों की सांद्रता की पावर क्या होगी, 0। ठीक है, तो यहाँ पर शून्य कोटि अभिक्रिया में हम लोग क्या लिखेंगे, शून्य कोटि अभिक्रिया में हम लोग लिखेंगे कि यहाँ क्रियाकारकों की जो वेग होता है वो क्रियाकारकों की सांद्रता की शून्य घात के क्या होगा, समानुपाती। ठीक है, तो आप लोग लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। मान लो हम लोग क्या करते हैं, एक रिएक्शन हमारी कि ए जो है वो क्या बना रहा है, प्रोडक्ट। ये अभिक्रिया संपन्न होगी हमारी। ठीक है, ये अभिक्रिया ए से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो यहां पर जो अभिक्रिया वेग होगा, अभिक्रिया वेग जो होगा वो क्या होगा, समानुपाती होगा। तो अभिक्रिया वेग जो होगा वो समानुपाती किसके होगा, इस क्रियाकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती। तो क्रियाकारक की सांद्रता यानी ए की सांद्रता और इस ए की सांद्रता के शून्य घात के क्या होगा, समानुपाती होगा। अब हम लोग दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं। तो आपको क्या करना है, अभिक्रिया के वेग को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, dx/dt। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के हम लोग क्या लगा देंगे, बराबर का, और फिर क्या लगाएंगे, वेग स्थिरांक। अब हम कौन सी कोटि पढ़ रहे हैं, शून्य कोटि की पढ़ रहे हैं, इसलिए वेग के आगे भी हम लोग क्या लगा देंगे, शून्य। ठीक है, तो ये वेग स्थिरांक किस कोटि का है, शून्य कोटि का। के नोट से आपको क्या पता लग जाएगा कि ये वेग स्थिरांक कौन सी कोटि का होगा, शून्य कोटि का होगा। ठीक है, के नॉट और फिर ए की पावर क्या हो गई, 0। ठीक है, अब मैथ्स में एक रूल होता है, क्या होता है कि जब किसी की भी पावर जो होती है वो 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, एक पहले भी मैंने बता दिया आपको कि जब भी मान लो किसी की भी पावर x की पावर 0 है तो ये किसके बराबर होगा, 1 के। तो साइड में हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर आ जाएगा आपका dx/dt बराबर k। ठीक है, क्योंकि एक की पावर जो 0 है उसकी वैल्यू तो क्या हो गई है, 1। तो ये क्या बन सकता है, dx/dt बराबर k0। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये कौन से फॉर्म में, अवकलन फॉर्म में है, इसलिए इस अभिक्रिया को या समीकरण को क्या बोला जाता है, अवकलित वेग समीकरण, क्योंकि ये dx/dt की फॉर्म में है। और जब dx/dt की फॉर्म में होता है तो वो क्या होता है, अवकलन। तो ठीक है, तो इसको हम अवकलित वेग समीकरण भी कहते हैं। अब देखो, इस अवकलित वेग समीकरण से आपको क्या पता चलता है, इस अवकलित वेग समीकरण से क्या पता चलता है कि यहाँ पर जो अभिक्रिया का वेग है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, ये जो dx/dt क्या है, अभिक्रिया का वेग है, ये कोई भी सांद्रता के पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर सांद्रता टर्म आ ही नहीं रही है, सांद्रता टर्म आ ही नहीं रही है, और ये क्या है, कांस्टेंट है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि शून्य कोटि का अभिक्रिया वेग सांद्रता पर निर्भर, यहाँ पर शून्य कोटि का जो ये यहाँ पर वेग है, ये आपका वेग क्या होगा, सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा। ये क्या है, कांस्टेंट है, सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है, यानी कि निर्भर तो करेगा या नहीं करेगा वो तो बात की बात है, क्योंकि इसकी पावर तो क्या होगी, 0। यानी कि यहाँ पर अभिक्रिया वेग क्या होगा, कांस्टेंट। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर अभिक्रिया वेग क्या होगा हमारा, कांस्टेंट। ठीक है, देखो क्या होता है, सबसे पहले हम लोग कोई भी रिएक्शन लेने के लिए हम क्रियाकारक लेते हैं ए। ये मान लो हमारा प्रोडक्ट बना रहा है,
ठीक है, हम लोग कौन सी कोटि की अभिक्रिया पढ़ रहे हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, इसलिए हमारा अभिक्रिया वेग क्रिया कारक की सांद्रता के शून्य घात के क्या होगा? समानुपाती। तो यहाँ पर dx बाई dt जो अभिक्रिया वेग है वो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो बराबर, और जब हम लोग कांस्टेंट लगाएंगे तो उसके क्या आगे क्या लगा देंगे? k नॉट, और a की पावर नॉट, a की पावर 0 होगी। अब किसी की भी पावर 0 होती है तो वो 1 के बराबर होती है, तो dx बाई dt बराबर क्या आ जाएगा? k नॉट। और k नॉट हमें पता है क्या होता है? स्थिरांक होता है, यानी कि शून्य कोटि अभिक्रिया का जो वेग होता है वो एक स्थिर वेग होती है, स्थिरांक होता है, कांस्टेंट होता है। इतना समझ में आया? उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं dx बराबर k नॉट dt। इसी समीकरण से आया है ये, dx बराबर k नॉट dt। उसके बाद इस समीकरण का क्या करते हैं हम लोग? समाकलन। क्योंकि अवकलन के अपोजिट होता है समाकलन। अवकलन को हमें हटाना है, ये जो डी टर्म आ रही है ना, इनको हमें हटाना है। तो अवकलन को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? समाकलन करेंगे। ठीक है, तो समीकरण का समाकलन करने पर यानी कि क्या करेंगे यहाँ पर? dx का समाकलन और जो k नॉट dt है इसका भी समाकलन, यही साइन होता है। dx का समाकलन करेंगे और k नॉट dt का क्या करेंगे? समाकलन करेंगे। जब dx का समाकलन करेंगे तो देखो समाकलन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाता है, तो ओनली क्या बचेगा? x। k नॉट यहाँ पर कांस्टेंट है, और कांस्टेंट चीज का कभी भी समाकलन नहीं होता है, वो समाकलन से बाहर आ जाती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? k नॉट बाहर, और वही d से समाकलन का साइन कैंसिल, तो क्या बचेगा? t प्लस में c नॉट। ठीक है, ये c नॉट क्या है? समाकलन स्थिरांक। आप इसको नॉट दिखा भी सकते हो, शून्य कोटि का है, बाकी अगर नॉट नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा। तो क्या हो जाएगा? x बराबर k नॉट t प्लस c, x बराबर k नॉट t प्लस c। इसका करते हैं इस समीकरण का, जब इस समीकरण का हम समाकलन करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा dx, इसको ऐसे फॉर्म में लिखेंगे। अब इससे ये कैंसिल हो गया, तो समाकलन से अवकलन कैंसिल हो जाते हैं, तो ओनली क्या बचा? x। k नॉट कांस्टेंट है, समाकलन से बाहर आ गया, और dt जो होता है वो dt का भी कहीं ऐसे ही लिख सकते हैं, इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं k नॉट dt, ऐसे ही लिख सकते हैं। वापस से यही वाला आ गया, तो d से ये समाकलन स्थिरांक कैंसिल, तो क्या बचेगा? t। फिर जब हम समाकलन करते हैं तो एक स्थिरांक लगाते हैं, पता ही होगा, तो उसको हम लोग लास्ट में क्या लगा दिया? c। ओके, ये वाली समीकरण आ गई, ये आप समीकरण दे दो तो ठीक है। ऊपर वाला रफ कर देते एक बार, इतना तो समझ आ ही गया हमें। उसके बाद इतना तक समझ आ गया था, ठीक है। अब देखो, जो हमारी ये वाली समीकरण आती है, इस समीकरण में हम फिर एक कंडीशन फिलअप करते हैं, और वो कंडीशन आपको सब समीकरण में जब हम प्रथम कोटि के पढ़ेंगे तब भी रखनी है। क्या रखते हैं कि जब हमारा टाइम जो हुआ था शुरू हुआ था, यानी कि जब हमने रिएक्शन शुरू करी थी तो हमारा t बराबर क्या था? टाइम, यानी जब हमारी रिएक्शन स्टार्टिंग ही थी, यानी कुछ भी टाइम नहीं हुआ था, t बराबर 0 था, तो उस टाइम पर हमारा जो x बराबर है वो 0। ये x बराबर क्या है? उत्पाद। ठीक है, यानी कि जब हमने रिएक्शन स्टार्टिंग ही करी थी उस टाइम पर कोई उत्पाद बना ही नहीं था, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इस समीकरण में, अब ये वाली जो कंडीशन है, ये कंडीशन हम लोग किस में रखते हैं? समीकरण 2 में। तो ये क्या रखते हैं? समीकरण 2 में रखने पर। अब बताओ, समीकरण 2 में x बराबर आपने क्या लिख दिया? 0 बराबर k नॉट t बराबर क्या लिख दिया? 0 प्लस c। क्या चीज आ रही है? किसी को भी 0 करेंगे, 0 से गुणा करेंगे 0, और ये 0 है, यानी कि यहां से आपका क्या निकल गया? c बराबर 0। अब ये जो यहाँ में जो वैल्यू आती है c की, वो c की वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप कर देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर देखो x तो हमें पता है क्या है? उत्पाद कितना है, t हमें पता है, टाइम कितना है, इस c की वैल्यू हमें नहीं पता है। तो इस c की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? t बराबर 0 पर x बराबर 0 रख के c की वैल्यू निकाल लेते हैं।
इस c की वैल्यू निकालने के बाद हम लोग इस समीकरण में इसको रख देंगे। तो लिख सकते हैं c का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। अब यहाँ पर c का मान क्या है, तो ये क्या आ जाएगा, x बराबर k नॉट t। c की जगह तो 0 रख देंगे तो क्या बच जाएगा, प्लस में 0 है तो हट गया, तो x बराबर k नॉट t ये आ गया। ये जो समीकरण है, या फिर हम लोग यहाँ पर वेग स्थिरांक का मान निकालते हैं, तो यहाँ पर वेग स्थिरांक बराबर क्या है, k नॉट। तो k नॉट बराबर क्या हो जाएगा आपका, x अपॉन में t, ठीक है, क्योंकि ये जो k नॉट है यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा इधर की साइड में, तो क्या आ जाएगा x अपॉन में t, ठीक है। तो ये जो समीकरण होती है ये क्या करने के बाद आई है, समाकलन करने के बाद आई है, इसलिए इस समीकरण का नाम होता है समाकलित वेग समीकरण, और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी हम लोग जो न्यूमेरिकल करते हैं उन न्यूमेरिकल्स में हमें इसकी वैल्यू दे देते हैं, इसकी वैल्यू दे देते हैं, ये पूछ लेते हैं। कई बार इसकी वैल्यू देते हैं, इसकी वैल्यू देते हैं, ये पूछ लेते हैं, या फिर इन दोनों की वैल्यू दे देते हैं, ये वाला पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आपको ये वाली जो समीकरण है ये आपको याद रखनी है अच्छे से। शून्य कोटि के लिए जो हमारी समाकलित वेग समीकरण क्या होती है, k नॉट बराबर x अपॉन में t। यहाँ तक चीज क्लियर हुई, यहाँ तक तो हो गया था। समाकलन करने के बाद ये आया, उसके बाद c की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या रखते हैं कि जब हमारा इनिशियल टाइम है t बराबर 0 है, तो उस टाइम पे हमारा प्रोडक्ट कुछ नहीं मिल रहा है, यानी x बराबर भी क्या हो गया, 0। ये कंडीशन हम इस पे अप्लाई करते हैं तो हमारी c की वैल्यू 0 निकल के आती है। वो वैल्यू हम लोग इस समीकरण में पुटअप करते हैं तो k नॉट बराबर x अपॉन में t, ये आ गया हमारा समाकलित वेग समीकरण, ठीक है। अब देखो ये समीकरण एक ही है, कुछ ज्यादा चेंज नहीं है, बस हमने इसमें ऊपर नीचे किया है। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारी समाकलित वेग समीकरण निकालने के बाद इसमें 3-4 स्टेप होता है। पहला स्टेप हो गया समाकलित वेग समीकरण निकल गई, दूसरा स्टेप हम इसकी लिखते हैं इकाई। शून्य कोटि की इकाई लिखने के लिए पहले भी वैसे मैंने बता दिया आपको, हमारा सूत्र क्या था, मोल पर लीटर 1 माइनस n, और n की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, 0, और फिर क्या लिखेंगे, सेकेंड इनवर्स, तो क्या आ जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये इसकी क्या आ गई, इकाई। ये पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तीसरा स्टेप यहाँ पर क्या होता है, ग्राफीय निरूपण। ठीक है, यानी कि हम लोग ग्राफिकली कैसे बताएंगे कि जो हमारी वेग स्थिरांक है और जो टाइम और सांद्रता ये एक दूसरे पर किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। यानी हम लोग ग्राफ खींचते हैं किस किस के बीच में, x और t के बीच में, यानी उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद जो है और वो टाइम पर कैसे निर्भर कर रहा है। देखो हम लोग अगर देखें तो ये जो है हमारी प्रोडक्ट कंसंट्रेशन और ये हमारी क्या है, टाइम है, ये दोनों डायरेक्टली क्या, अगर हम लोग ये k नॉट हटा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x समानुपाती t, यही हो जाएगा। यानी ये दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इनके बीच में देखो जब हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो एक ग्राफ की समीकरण जो हमारी होती है वो होती है y बराबर mx प्लस c। ये ग्राफ कल समीकरण होती है, इसके अकॉर्डिंग ही हमारे ग्राफ खींचे जाते हैं। ये y एक्सिस पे रख देते, ये m यहाँ पर होता है आपका स्लोप, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग ढाल। जो ग्राफ का ढाल होता है वो होता है x, जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग खींचते हैं x एक्सिस और y एक्सिस पे जो भी हमें रखना होता है, और c जो हमारा होता है वो होता है इंटरसेप्ट, या जिसको बोलते हैं हम लोग अंतःखंड। ठीक है, अब इस समीकरण की तुलना इससे कीजिए, इस समीकरण की तुलना इससे करने पर क्या आता है, देखो यहाँ पर x बराबर क्या होगा हमारा k नॉट t। ठीक है, इन दोनों समीकरण की तुलना करते हैं तो हम क्या पाते हैं कि y कंसेंट हम लोग क्या रखते हैं, ये मान लो ये मैं ग्राफ खींच रही हूँ यहाँ पे, y एक्सिस ये x एक्सिस। ठीक है, अब y एक्सिस पे हमें क्या रखना है, x, यानी कि ये क्या है, कंसेंट्रेशन प्रोडक्ट की, और इधर x एक्सिस पे हमें क्या रखना है, t, ये हमने रख दिया t, समय। दोनों चीजें रखी गई है।
अब देखो दोनों एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ एक क्या होगा, सीधी लाइन। अब आप लोग सोच रहे होगे सी, देखो अगर यहाँ पर सी की कुछ वैल्यू आ जाती है तो ग्राफ शुरू से शुरू ना होकर थोड़ा यहाँ से शुरू होता है, वो होता है अंतखंड। ठीक है, ये जो बीच में आता है, जैसे मान लो यहाँ पर सी बराबर कुछ होता, तो सपोज हमारा सी बराबर कुछ C1 या C2 कुछ भी होता, ठीक है। सी अगर ये कुछ वैल्यू होती तो हम लोग क्या करते, यहाँ पर इस ग्राफ को शुरू से शुरू ना करके यहाँ से हम लोग क्या करते, इसको शुरू करते। लेकिन अभी हमारी सी की वैल्यू क्या है, 0 है, क्योंकि सी हमारा कुछ है ही नहीं इस समीकरण में, तो सी बराबर हमारा 0 है। तो हम लोग ये ग्राफ को कहाँ से शुरू करेंगे, इनिशियल पॉइंट से शुरू करेंगे। तो यहाँ से शुरू करके इसको क्या करेंगे, ऐसे सीधा हम लोग ग्राफ खींचेंगे। लेकिन हमारे पास एक वैल्यू तो है, कौन सी वैल्यू है, m की। ये m बराबर इधर क्या है, k0 की। ठीक है, तो यानी कि m बराबर किसकी हो जाएगा, k0। तो यहाँ पर k0 क्या है, समीकरण का जो ढाल है इस ग्राफ का। ठीक है, तो ये बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये ढाल निकलता है, ये बराबर आपका क्या हो जाएगा, k0। ठीक है, जो आपका ढाल होगा। तो ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया शून्य कोटि के लिए। कैसे, इस समीकरण से आपको जो भी आपकी समाकलित वेग समीकरण निकलती है उसको इस समीकरण से तुलना करना है। इस समीकरण से तुलना करने के बाद जो आपकी वैल्यू आ जाती है वो सारी हम लोग ग्राफिकली प्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया कि x और t के बीच में ग्राफ एक सीधी रेखा में आता है और ये k0 इसका ढाल है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसका निकालते अर्ध आयु काल। 4th पॉइंट जो हमारा आता है वो आता है अर्ध आयु काल। अर्ध आयु काल देखो कैसे निकालते हैं। देखो नाम से पता चल रहा है अर्ध आयु काल, इसका मतलब क्या है, वो काल जिस समय पर हमने जो क्रियाकारकों की सांद्रता ली थी वो आधी क्या हो गई, उत्पाद में कन्वर्ट हो गई, और आधी क्या है, क्रियाकारकों में ही है। यानी कि वो काल, वो समय जिस समय पर अभिक्रिया जो क्रियाकारक हैं हमारे, अभिकारक या क्रियाकारक, उनकी आधी सांद्रता किस में परिवर्तित हो गई है, उत्पाद में, और आधी सांद्रता किस में है, वो क्रियाकारक की फॉर्म में है। ठीक है, तो क्रिया का अर्धायु काल में हमारा होगा क्या, जो हम लोग टी जो लिख रहे हैं उसको हम लोग किसके बराबर लिख देते हैं, टी हाफ, है ना। टी को हम लोग किसके बराबर लिख देते हैं, टी हाफ के। और जो हमारी मान लो हमारी क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता, वो है A। ठीक है, क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता जो है वो क्या है, A है। तो प्रारंभिक सांद्रता अगर A है तो T बराबर आधे समय पर ये क्या हो जाएगी, A/2, A/2। यानी कि जो प्रोडक्ट हम लोग इस समीकरण में क्या लिख रहे थे, x यहाँ पर प्रोडक्ट ही तो है, तो ये जो प्रोडक्ट है इस समय तक कितना हो गया, प्रारंभिक सांद्रता का आधा। तो हमारी जो समीकरण निकली थी, क्या निकली थी, x बराबर k0 t, या फिर हम लोग की समीकरण थी k0 बराबर x/t। ठीक है, इस समीकरण में हम लोग क्या रखते हैं, इस समीकरण में हम लोग ये वैल्यू रखते हैं। ठीक है, अब x की जगह तो क्या रखेंगे, A/2 बराबर k0, और t की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, t हाफ। ये रखेंगे, t की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, t हाफ। भाई हमें ये वाली वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है इस समीकरण में रखनी है जो हमारी समाकलित वेग समीकरण आई थी। समाकलित वेग समीकरण में जब हम ये वाले रखते हैं तो x की जगह हम लोग क्या लिखते हैं कि प्रारंभिक सांद्रता का आधा हो गया उस टाइम तक, और t भी हमारा क्या हो गया, आधा। ठीक है, तो वो उसका क्या होगा, अर्धायु काल। तो यहाँ पर हम लोग t हाफ निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, t हाफ। तो t हाफ को इस साइड लिखते हैं, इस k0 को इस साइड ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, t हाफ बराबर k0। ये देखो ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो क्या बचेगा, A/2 k0, A/2 k0। अब देखो 2 एक कांस्टेंट टर्म है, k0 भी एक कांस्टेंट टर्म है, यानी स्थिरांक है। तो यानी अर्धायु काल किस पर निर्भर कर रहा है, डायरेक्टली
ए के। तो यहाँ से एक संबंध निकल जाता है कि टी हाफ ए के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर हम ग्राफ खींचे किस किस के बीच में, ए के बीच में और टी हाफ के बीच में, तो वो क्या आएगी, एक सीधी लाइन आएगी। क्योंकि ये दोनों क्या एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है, इसलिए क्या आएगी, सीधी लाइन हमें ग्राफ में मिलेगी। ठीक है, तो आपको इस टी हाफ को अच्छे से ही पढ़ना है। इस टी हाफ पर बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो इस टी हाफ की जो ये सूत्र है इसको अच्छे से पढ़ लेना। इससे देखो बहुत ज्यादा न्यूमेरिकली कैसे पूछे जाते हैं कि आपको इसकी वैल्यू दे दी होती है, इसकी वैल्यू पूछी जाती है, ए आपको प्रारंभिक सांद्रता बता देंगे। ठीक है, प्रारंभिक सांद्रता ये है, वेग स्थिरांक ये है, तो इसका अर्धायु काल कितना होगा। अर्धायु काल पे न्यूमेरिकल ज्यादा पूछते हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, अर्धायु काल निकल गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके उदाहरण देखते हैं कि शून्य कोटि अभिक्रिया के उदाहरण क्या क्या है। ठीक है, उदाहरण के अंदर हम लोग इसमें जैसे हमारे H2 प्लस Cl2, इससे बनता है 2HCl। ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। इसमें और ये अभिक्रिया क्या होती है, HNO लाइट की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन फास्ट होती है। इसके अंदर देखना, इनमें ये भी गैसियस अमाउंट में, ये भी गैसियस में, ये रिएक्शन बहुत फास्ट होगी, इतना भी पता है, क्योंकि कल मैंने बताया था होमोजीनियस मिक्सचर और वो भी गैस, तो सबसे फास्ट रिएक्शन होती है। और लाइट की प्रेजेंस में हो रही है रिएक्शन फास्ट। अगर इसी रिएक्शन को आप अंधेरे में कराते हो तो ये रिएक्शन की स्पीड स्लो हो जाती है। ठीक है, अभी ये लाइट के प्रेजेंस में है तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट। अब देखना, इसमें क्योंकि हमने ये गैसेस अमाउंट में इसमें हाइड्रोजन लिया और इसमें गैसेस अमाउंट में क्लोरीन, तो इन दोनों से HCl गैस मिल रही है, ज्यादा से इनकी सांद्रता में परिवर्तित नहीं होता। यानी कि जो अभिक्रिया का वेग है वो इन दोनों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, तो इनकी शून्य घात के क्या होता है, वो समानुपाती होता है, इसलिए यहाँ पर ये इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप HI वाला होता है, इसके अंदर 2HI H2 प्लस I2 में टूटता है, ये वाला भी इसी के अंदर आता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया में। आपको कई बार उदाहरण भी पूछे जाते हैं कि इसमें शून्य कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया के उदाहरण दो बताइए, तो आप इसके अंदर उदाहरण निकाल सकते हो। शून्य कोटि अभिक्रिया हमारी कंप्लीट हो गई। फिर से देख लीजिए एक बार, समाकलित वेग समीकरण यहाँ तक निकल गई थी, x बराबर के नॉट टी इकाई, ये वाली हम लोग पढ़ चुके हैं। ग्राफीय निरूपण में हम लोग की जो समाकलित वेग समीकरण निकलती है उसका हम लोग इस समीकरण से तुलना करते हैं, जिसमें y और x तो जो हम लोग y और x पे रखते हैं, और m जो हमारा होता है वो स्लोप होता है, c हमारा अंतखंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस समीकरण की तुलना अगर हम इस समीकरण से करते हैं तो m की वैल्यू निकलती है k0। ठीक है, तो यहाँ पर k0 निकल गई, ये आपको ग्राफिकली ऐसा दिखाई देगा। दूसरी बात, यहाँ पर अगर हम बात करते अर्धायु काल की, तो अर्धायु काल के समय पर t हमारा आधा होता है, तो शुरू t बराबर t हाफ, और उस टाइम पर हमारी जो सांद्रता होती है, प्रोडक्ट की सांद्रता, वो क्रियाकारक की आरंभिक सांद्रता की आधी हो चुकी होती है, यानी कि a/2 आ जाएगा, तो x बराबर a/2 हो गया। ठीक है, अब ये वाली दोनों हम लोग इसमें पुटअप करते हैं, तो टी हाफ की वैल्यू होती है a/2 k0, यानी टी हाफ a के डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल। अच्छा, इससे एक रीजनिंग क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो सुनना। ऐसे बोलते हैं आपको कि एक शून्य कोटि की अभिक्रिया हो रही है, उस अभिक्रिया में अगर हमने आरंभिक सांद्रता को 2 गुना बढ़ा दिया, ठीक है, आरंभिक सांद्रता को 2 गुना बढ़ा दिया, तो उसके अर्धायु काल कितना गुना बढ़ जाएगा। तो अगर इसको 2 गुना बढ़ाओगे तो ये भी कितना गुना बढ़ेगा, 2 गुना ही बढ़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इससे रिलेटेड ये पूछा जाता है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये जो टी हाफ ए के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसमें जब हम दोनों के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो ये क्या होती है, सीधी लाइन हमें प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखना, उदाहरण के अंदर क्या आएगी कि H2 प्लस Cl2 2HCl और 2HI ये गैसेस फॉर्म में है, इनकी कंसंट्रेशन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, बहुत एक्सेस अमाउंट में ले जाती हैं, इसलिए ये वाली किसके अंदर आ जाती है, शून्य कोटि अभिक्रिया के अंदर आ जाती है। तो ये आपका एक जो हो गया शून्य कोटि का कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने प्रथम कोटि की अभिक्रिया का पढ़ेंगे,
सेम ऐसे ही हमें उसका पढ़ना है, लेकिन उसके अंदर हम लोग उसकी प्रथम घात की क्या करेंगे, समानुपाती। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इतने आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए।